हेलो एंड वेलकम टू बाइक्यूल्स। आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्लास 12 बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और जो क्वेश्चन पेपर हम ले रहे हैं वो है 2024 का। हम डेली जब तक हमारा बायोलॉजी का एग्जाम आएगा डेली एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सैम्पल पेपर को डिस्कस करेंगे, इसीलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले हमारे पास सेक्शन ए में टोटल 16 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। सभी क्वेश्चंस यहाँ पर क्या होंगे, एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स बोर्न ऑन सेम प्लांट एंड द मोड ऑफ पॉलिनेशन कैन बी जिटनोगैमी और जीनोगैमी। ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें सेम प्लांट के ऊपर मेल फ्लावर भी है और फीमेल फ्लावर भी है और मोड ऑफ पॉलिनेशन क्या होगी, जिटनोगैमी। मतलब यहाँ मोनोशियस कंडीशन दिखाई गई है। प्लांट तो एक है, उसमें फ्लावर्स हैं, ठीक है। और ये जो फ्लावर्स हैं, कुछ फ्लावर्स फीमेल फ्लावर्स हैं और कुछ है हमारे पास मेल फ्लावर्स। तो हमें ये बताओ कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें हमें मोनोशियस कंडीशन देखने को मिलेगी और जिटनोगैमी और जीनोगैमी पॉलिनेशन के टाइप्स होंगे। अब ऑफ कोर्स यहाँ पर ऑटोगैमी तो हो नहीं सकती। ऑटोगैमी के लिए तो एक ही फ्लावर के ऊपर मेल और फीमेल पार्ट चाहिए, पर यहाँ प्लांट तो सेम है पर फ्लावर अलग अलग हैं। तो जो मोड ऑफ पॉलिनेशन होगा वो तो जिटनोगैमी और जीनोगैमी ही होगा। यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं पपाया, डेट पाम, मेज और स्पिनच। पपाया और डेट पाम तो क्या है, डायोशियस है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी। मेज में हमें देखने को मिलता है कि मोनोशियस प्लांट है और यहाँ ऑटोगैमी पॉसिबल नहीं है। मतलब मोड ऑफ पॉलिनेशन क्या होगी, जिटनोगैमी या जीनोगैमी। विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इज सिक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा दैट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। अब यहाँ पहली कंडीशन है कि ये हार्मोन प्लेसेंटा के द्वारा सीक्रेट होना चाहिए और दूसरी कंडीशन ये है कि इसका फंक्शन है ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो ऑप्शन ए दे रखा है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन तो ओवरी से सीक्रेट होता है और साथ ही साथ प्लेसेंटा से भी, और इसका रोल तो लेटर फेज में है प्रेगनेंसी के, यानी कि ये तो पार्चुरेशन में हेल्प करता है। दूसरा हमारे पास HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, ये भी प्लेसेंटा ही सीक्रेट करता है। थर्ड है हमारे पास ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है। तो ये तो ऑप्शन में से ही गया। लास्ट है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ये भी प्लेसेंटा सीक्रेट करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा हो गया कि प्लेसेंटा सीक्रेट कर रहा है, तो ये रिलैक्सिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन और ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन को प्लेसेंटा सीक्रेट करता है। पर इसका फंक्शन क्या है, रिलैक्सिन तो पार्चुरेशन के टाइम में हेल्प कर रहा है और ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, यानी कि इसका काम डिलीवरी के बाद है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, HCG, जो कि प्रेगनेंसी की मेंटेनेंस में हेल्प करे। थर्ड है हमारे पास द पीरियोडिक एब्सटिनेंस बाय अ कपल फॉर फैमिली प्लानिंग शुड बी। ऑप्शंस दे रखे हैं डे 5 to 10 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, डे 13 to 15 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, डे 10 to 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, डे 16 to 20 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब हमने चैप्टर पढ़ा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसमें हम नेचुरल मेथड पढ़ते हैं और नेचुरल मेथड में हम 3 टाइप्स पढ़ते हैं, जो कि है पीरियोडिक एब्सटिनेंस, लैक्टेशनल एमेनोरिया और विड्रॉल मेथड। तो पीरियोडिक एब्सटिनेंस में हम देखते हैं कि फर्टाइल पीरियड जब होगा उस टाइम पे जो कपल है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड करेगा और वो फर्टाइल पीरियड कब होता है, 10th to 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग। आपने इनमें से इनकरेक्ट बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया 45 + XX। इसको ध्यान से सोचो, हमारे पास 44 ऑटोसोम्स होते हैं और 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, जो फीमेल में XX है और मेल में XY है। अब यहाँ 45 + XX लिखा है, यानी एक ऑटोसोम बढ़ गया है और ऐसा हम पढ़ते हैं डाउन सिंड्रोम में। डाउन सिंड्रोम क्या है, तो ये है ट्राइजोमी ऑफ क्रोमोसोम 21, यानी यहाँ क्रोमोसोम 21 की ट्राइजोमी देखी जाती है और इसका करेक्टरिस्टिक फीचर हमें दिया गया है ब्रॉड पाम विद करेक्टरिस्टिक्स पाम क्रीज।
तो ये हमारे पास सही है, ये तो इनकरेक्ट नहीं है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है 44 प्लस एक्स एक्स वाई, यानी एक एक्स हमें फालतू दिया गया। ये हम देखते हैं क्लाइन फेल्टर्स सिंड्रोम में। करेक्टरिस्टिक फीचर दे रखा है ओवरऑल फेमिनाइन डेवलपमेंट, नहीं, जो डेवलपमेंट होगी वो तो मस्कुलाइन ही होगी और थोड़े से फीमेल जैसे करेक्टर्स होंगे। तो इनकरेक्ट ऑप्शन तो हमारा यही बनेगा, पर बाकी ऑप्शंस भी हम पढ़ लेते हैं। 44 प्लस एक्स ओ, यानी यहाँ पर मोनोजोमी कंडीशन दी गई है, यानी एक क्रोमोसोम कम है। तो यहाँ पर क्या होगा, स्टेराइल फीमेल्स एज ओवरीज आर रूडिमेंट्री, ये ठीक है। लास्ट हमें दिया हुआ है 44 प्लस एक्स वाई, ये तो क्या है, नॉर्मल मेल है। अगर 44 प्लस एक्स एक्स होता तो क्या होता, नॉर्मल फीमेल। तो यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है, you know that there are 20 different types of naturally occurring amino acid। आपको पता है नेचर में 20 different types of amino acids है एंड 4 different types of bases in DNA। आप 4 तरह के नाइट्रोजन बेसिस को देखते हैं, जो है ATGC। DNA के केस में हम एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन को देखते हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सच बेसिस कोड फॉर अ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। अब आपने कोडोन के बारे में पढ़ा हुआ है, मतलब 3 बेस एक साथ मिलके एक कोडोन बनाते हैं और वो कोड करता है एक अमाइनो एसिड के लिए। इंस्टेड देयर आर 96 डिफरेंट अमाइनो एसिड। अब इन्होंने एक सिचुएशन ले ली, मान लो 20 की जगह 96 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं और 4 की जगह 12 नाइट्रोजिनस बेसेस हैं डीएनए में, देन द मिनिमम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ बेस रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कोडोन। देखो, जब हम बात करते हैं 20 अमाइनो एसिड्स हैं और 4 बेस हैं, तो हम क्या करते हैं, हम कॉम्बिनेशन क्या लेते हैं, 4⁻², यानी 4 4 16। अब 16 कोडोन तो 20 अमाइनो एसिड के लिए कोड कर नहीं सकते। फिर हमने लिया था 4⁻3, यानी 4 × 4 × 4, ये आए थे टोटल 64 कॉम्बिनेशन। अब ये 64 कॉम्बिनेशन ज़्यादा हो सकते हैं पर कम नहीं हो सकते, यानी ये 64 जो कॉम्बिनेशन है ये तो आराम से 20 अमाइनो एसिड्स के लिए कोड कर सकते हैं। पर आपसे पूछा गया है कि हमारे पास 96 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं और बेसिस कितने होंगे, 12। तो अगर आप 12⁻1 लोगे तो 12 ही कॉम्बिनेशन आएंगे, तब तो 96 अमाइनो एसिड्स पॉसिबल नहीं है। तो कितने कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो, आप 12⁻2 करो तो 12 × 12 144 कॉम्बिनेशन आ गए, और 144 कॉम्बिनेशन से 96 अमाइनो एसिड्स तो कोड किए जा सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आ जाएगा। द टाइप ऑफ बॉन्ड रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज। ये हमें एक डॉटेड लाइन दी गई है और बोला गया है कि ये जो डॉटेड लाइन है ये कौन सा बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखो, आपने ना न्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ा होगा। न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बनते हैं, तो ये शुगर प्लस N2 बेस साथ में फॉस्फेट ग्रुप जब अटैच होता है तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। अब हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि जो पेंटोस शुगर है, डीएनए के केस में डीऑक्सी राइबोस शुगर और आरएनए के केस में राइबोस शुगर। पेंटोस शुगर का कार्बन 1 नाइट्रोजिनस बेस के साथ जुड़ता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की हेल्प से। ऐसे आप पढ़ते हो ना कि ये मान लो एक पेंटोस शुगर है, ये कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 और यहाँ CH2OH यानी कि कार्बन 5। तो ये जो फर्स्ट कार्बन है इसके साथ N2 बेस जुड़ता है कौन से बॉन्ड से, तो ये जुड़ता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। और फिफ्थ कार्बन के साथ फॉस्फेट जुड़ता है कौन से बॉन्ड से, तो ये फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड से। अब यहाँ पर ये डॉटेड लाइन किसके बीच में है, शुगर और नाइट्रोजिनस बेस के बीच में। तो ये क्या होगा, कौन सा बॉन्ड होगा, ये होगा हमारे पास एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। हमारा 7th क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस डिसीजेस इज देयर आ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ मास्ट
सेल्स ऑब्जर्व्ड इन ह्यूमन बॉडी। ऐसा किस केस में देखा जाएगा कि बॉडी में मास्ट सेल्स का जो नंबर है वो सिग्निफिकेंट अमाउंट से इंक्रीज हो गया। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मास्ट सेल है ये एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और यहाँ से जो कुछ सीक्रीशंस हैं, और वो सीक्रीशंस क्या हैं, कुछ केमिकल सीक्रेट होते हैं, और वो है हिस्टामाइंस और सेरोटोनिन, जो कि एलर्जी को फाइट करने में हेल्प करते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाइफाइड नहीं होगा, एस्केरियासिस नहीं होगा, और एड्स भी नहीं होगा। 8th क्वेश्चन है, लैक्टोबैसिलस दैट सेट्स मिल्क इनटू कर्ड इज कैटेगराइज्ड एज साइनोबैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, या फिर हिट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अब देखो लैक्टोबैसिलस क्या करता है, लैक्टोबैसिलस मिल्क प्रोटीन को पार्शली डाइजेस्ट करता है और कोएगुलेट कर देता है कर्ड में। और लैक्टोबैसिलस एक्चुअल में क्या है, तो ये एक हिट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। फिर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स इज बीइंग यूज्ड टू टेस्ट सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन। हमने इसे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में भी इसके बारे में पढ़ा हुआ है कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स का कहाँ यूज़ है, तो बायोटेक में यूज़ है। और ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स वो होते हैं जिनके जीन्स वगैरह को मैनिपुलेट किया जाए अपने यूज़ के लिए, और ये हम देखते हैं माइस के केस में। मतलब पोलियो वैक्सीन के लिए जो ट्रांसजेनिक एनिमल यूज़ किया गया था वो था माइस। 10th क्वेश्चन है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हिंट टू ऑलवेज कट्स डीएनए मॉलिक्यूल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। हमने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा हुआ है जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस जो कि 6 बेस पेयर का होता है। इस 6 बेस पेयर के सीक्वेंस को हम पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं, और ये पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करके रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अपना काम करता है। तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इम्प्रूव्ड ट्रेट दैट इज फाउंड इन जेनेटिकली मॉडिफाइड ट्रांसजेनिक क्रॉप गोल्डन राइस इज। अब गोल्डन राइस क्या है, एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जिसे हमने मॉडिफाई किया था न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट के लिए। अब इसमें क्या न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट हमने की थी, क्या इसमें लाइसिन का कंटेंट ज़्यादा है, या ये इंसेक्ट रेजिस्टेंट है, या इसमें प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा है, या इसमें विटामिन ए का कंटेंट ज़्यादा है। तो हमें पता है जो गोल्डन राइस है इसमें विटामिन ए का कंटेंट ज़्यादा होता है। बेसिकली गोल्डन राइस में हमने एक जीन ऐड किया था, लाइगेट किया था, जो जीन बीटा कैरोटीन बनाता है। अब जब गोल्डन राइस को हम कंज्यूम करते हैं तो हमारे लीवर के अंदर ये बीटा कैरोटीन कन्वर्ट हो जाता है विटामिन ए में, और विटामिन ए हमारी विजन को सही रखने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हमारे पास ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स एंड द बायोमास अवेलेबल फॉर कंजप्शन ऑफ herbivores as well as decomposers are referred as। अब देखो हम पढ़ते हैं कि फर्स्ट टाइम जो ऑर्गेनिक मैटर बनता है वो प्रोड्यूसर्स यानी कि प्लांट्स बनाते हैं, ठीक है, और जो उसके बाद जो कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं प्रोड्यूसर्स को, यानी प्रोड्यूसर्स के ऊपर फीड करते हैं। तो ये जो प्रोडक्टिविटी हमारे पास होती है ये है हमारे पास सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी या फिर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थे हमारे फर्स्ट 12 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 से 16 तक में हम पढ़ेंगे, हम सॉल्व करेंगे असर्शन और रीज़न को। यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन तो हमारे पास क्या है कि असर्शन और रीज़न दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और जो रीज़न है वो एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। सेकंड हमारे पास ऑप्शन होता है असर्शन भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, पर रीज़न इज असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। थर्ड है हमारे पास असर्शन तो करेक्ट है, रीज़न फॉल्स है, और फोर्थ है असर्शन फॉल्स है, रीज़न ट्रू है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, द लॉज ऑफ आवर कंट्री परमिट लीगल अडॉप्शन एज इट इज़
एज येट वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर चाइल्डलेस कपल लुकिंग फॉर पेरेंटहुड। हमारी कंट्री में लॉज हैं जो हमें परमिट करते हैं बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए, और ये चाइल्डलेस कपल के लिए जो पेरेंटहुड सीख कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। जो बच्चा है उसे पेरेंट्स मिल जाते हैं और जो पेरेंट्स हैं उन्हें बच्चा मिल जाता है, और इसके लिए रेगुलेटेड लॉज हैं हमारी कंट्री में। इमोशनल, रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर्स आर नो डेटरेंट टू द लीगल अडॉप्शन ऑफ ऑर्फन और डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन इन इंडिया। जो अनाथ बच्चे हैं या जिन्हें छोड़ दिया गया, जब उन्हें अडॉप्ट किया जाता है तो इसमें इमोशनल, रिलीजियस और सोशल फैक्टर्स को कंसीडर नहीं किया जाता, तो ये गलत ऑप्शन है हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी असर्शन तो ट्रू है पर रीज़न क्या है, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, लिंक जीन्स डू नॉट शो डाई हाइब्रिड F1 F2 रेशो 9:3:3:1। अब ये बोल रहा है कि जो लिंक्ड जीन्स हैं वो डाई हाइब्रिड रेशो 9:3:3:1 को शो नहीं करता, तो ये हमारे पास करेक्ट है। जो लिंक्ड जीन्स हैं वो दैट डू नॉट अंडरगो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है कि दोनों जीन्स एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है, अलग अलग जा रहे हैं, अलग अलग असॉर्ट हो रहे हैं। पर लिंक जीन्स में क्या होता है, ये जीन्स एक साथ कंबाइन होते हैं और एक ही साथ ये क्या होते हैं, आगे ट्रांसफ़र होते हैं। तो लिंक जीन्स इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को शो नहीं करते, इसीलिए उनका जो डाई हाइब्रिड रेशो है वो 9:3:3:1 नहीं आता है, इससे अलग आता है। तो यहाँ पर असर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, और जो रीज़न है वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस इज अ पैथोजन ऑफ सेवरल मोनोकोट प्लांट्स। क्या ये मोनोकोट प्लांट के ऊपर पैथोजन है? नहीं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन तो डाइकोट्स के ऊपर पैथोजन है। इट इज एबल टू डिलीवर अ पीस ऑफ डीएनए नोन एज टीडीएनए टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट सेल इनटू ट्यूमर। ये तो बिल्कुल ठीक है, ये एक पीस ऑफ डीएनए को ट्रांसफर करता है, डिलीवर करता है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल प्लांट सेल है वो ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ असर्शन तो फॉल्स है पर रीज़न ट्रू है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हमारे पास, इंडियन गवर्नमेंट हैज़ सेट अप एन ऑर्गेनाइजेशन नोन एज GEAC यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी टू डिसाइड द वैलिडिटी ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च। आपने NCERT में पढ़ा होगा, ये सही है बिल्कुल। इंडियन गवर्नमेंट ने ये एक बॉडी सेटअप की हुई है जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च से रिलेटेड सभी चीज़ों को देखेगी। रीज़न दिया हुआ है, मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैज़ नो इफेक्ट व्हेन सच ऑर्गेनिजम्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन इकोसिस्टम। जो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, क्या इकोसिस्टम के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं है, कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है? अगर ऐसा नहीं है तो ये कमेटी क्यों बनाई गई है? तो हमारे पास असर्शन ट्रू है और रीज़न क्या है, फॉल्स। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और इसी के साथ ही हमारा सेक्शन 1 खत्म होता है। सेक्शन बी की बात करेंगे तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं वो 2 मार्क्स के होंगे। तो हमारे पास जो आज अब सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें हमें एक टेबल दिया गया है, इस टेबल को फिल करना। तो सबसे पहले हमें बोला गया है पेरिकार्प। पेरिकार्प के लिए पार्ट ऑफ प्लांट विच इट रिप्रेजेंट, तो ऑप्शन ए में क्या आएगा? देखो, पेरिकार्प क्या होता है? कार्प का मतलब होता है हमारे पास फ्रूट, और पेरिकार्प का मतलब होता है हमारे पास फ्रूट वॉल। और ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है, यानी कि ओवरी क्या बनाती है? फ्रूट को बनाती है। फ्रूट वॉल की बात करें तो पेरिकार्प में आप 3 टाइप पढ़ते हो, आउटर, एक सेकेंड, क्या पढ़ते हैं हम? आउटर, एपिकार्प, मिडल, मीजोकार्प और इनर एंडोकार्प। तो हमारा यहाँ पर जो ए में हमें लिखना है वो हमें क्या लिखना है? फ्रूट वॉल। नेक्स्ट है ऑप्शन बी, हमें बताना है, ये पार्ट ऑफ प्लांट दिया गया है, कोटिलेडन इन सीड ऑफ ग्रास फैमिली। ग्रास फैमिली मतलब मोनोकोट्स की बात कर रहे हैं, और मोनोकोट्स में कोटिलेडन को हम
स्क्यूटेलम बोलते हैं, तो बी में आ जाएगा स्क्यूटेलम। नेक्स्ट है एम्ब्रियोनिकल एक्सिस। एम्ब्रियोनिकल एक्सिस प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स को बनाती है? तो ये बनाती है रेडिकल, प्ल्यूम्यूल, एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल। तो ये हमारा ऑप्शन सी भी हो गया। ऑप्शन डी क्या है? रिमेन्स ऑफ न्यूसेलस इन सीड्स। ऐसे सीड्स को हम क्या कहते हैं जिसमें न्यूसेलस परसिस्टेंट हो, तो इसे हम बोलते हैं पेरिस्पर्म। तो आप इस टेबल को ऐसे फिल कर सकते हो, और मैंने तो थोड़ा सा रफ लिखा है, आप बिल्कुल पॉइंट वाइज, क्योंकि प्रेजेंटेशन तो बहुत मैटर करती है बोर्ड एग्जाम में, पॉइंट वाइज आप यहाँ लिखना ए दैट इज फ्रूट वॉल, चाहो तो इसे एक्सप्लेन भी कर देना, एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। बी में लिखना स्क्यूटेलम, सी में लिखना रेडिकल, प्ल्यूम्यूल, एपिकोटाइल और लास्टली हाइपोकोटाइल। डी में लिख लेना पेरिस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन बिलो, नेम द नेचुरलिस्ट एंड एक्सप्लेनेशन गिवन बाय हिम दैट इवोल्यूशन ऑफ लाइम फॉर्म्स हैज़ अकर्ड ऑन दिस एग्जाम्पल। अभी एग्जाम्पल दिया हुआ है जिराफ की लॉन्ग नेक का, और हमें पता है ये तो लमार्क की थ्योरी है, लमार्किज्म है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द नेचुरलिस्ट, इसमें आप लिखोगे नेम द नेचुरलिस्ट में लमार्क। और लमार्क ने क्या एक्सप्लेनेशन दी थी? तो इसने कहा था इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स इज ड्रिवन बाय यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। यानी जितना ज़्यादा आप किसी ऑर्गन का यूज़ करोगे उतना ज़्यादा वो ऑर्गन क्या होगा? इवॉल्व होगा। इसने कहा कि जिराफ ने फीड करना स्टार्ट किया लीव्स पे, और कैसी लीव्स पे? लीव्स ऑफ टॉल ट्रीज। ठीक है, तो ये इन्होंने कैसे किया? ये इन्होंने अपनी नेक को इलोंगेट कर किया। अब जितना ज़्यादा ये अपनी नेक को यूज़ कर रहे थे, तो ये करेक्टर इनका पास हुआ, मतलब ये एक्वायर्ड करेक्टर इनका पास हुआ था नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है, और स्लोली हम फ्यूचर जनरेशन्स में देख रहे हैं कि सभी जिराफ के पास लॉन्ग नेक है। तो इसे आप इस वे में एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट है राइट द बेसिक स्टेप्स फॉलोड बाय असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी प्रोग्राम टू हेल्प चाइल्डलेस कपल, वाई इट इज़ नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। तो ये ART के बारे में पूछ रहा है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, और इसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम क्यों बोलते हैं? तो बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ओवम लेते हैं फीमेल डोनर से या फिर वाइफ से, और स्पर्म लेते हैं मेल डोनर से या फिर हस्बैंड से। ठीक है, तो हमने क्या किया, ओवम लिया फीमेल डोनर या वाइफ से, और स्पर्म लिया हस्बैंड या मेल डोनर से। अब इसे हम टेस्ट ट्यूब के अंदर इस ओवम को और स्पर्म को इंड्यूस करवाएंगे और जाइगोट की फॉर्मेशन करवा देंगे लैब कंडीशंस में, यानी कि इन विट्रो कंडीशंस में हम जाइगोट की या एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करवा देंगे। अब ये जो जाइगोट या फिर एम्ब्रियो होगा ये ट्रांसफर्ड कर देंगे हम फीमेल बॉडी में, किसके लिए? फर्दर डेवलपमेंट के लिए। तो ये आप इस वे में एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट द बेसिक स्टेप फॉलोड बाय असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। सबसे पहले ओवम लेंगे फीमेल डोनर या वाइफ से, स्पर्म लेंगे मेल डोनर और हस्बैंड से।
इसे लैब कंडीशन में, इन विट्रो कंडीशन में जाइगोट बनवाएंगे या एम्ब्रियो बनवाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसे फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे ताकि फर्दर डेवलपमेंट हो सके। और इस लास्टली हमें पूछा हुआ है कि इसे टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो इनिशियल डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो लैब में हो रहा है, यानी कि इन विट्रो कंडीशंस में हो रहा है, इसीलिए इसे टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ फार्मर वाइल वर्किंग ऑन हिज फार्म was bitten by a poisonous snake. He was rushed to a nearby health center where the doctor gave him an injection to save his life. एक फार्मर है जो फार्म में काम करते टाइम उसे एक पॉइजनस स्नेक ने काट लिया। अब उसे पास के हेल्थ सेंटर में ले जाया गया और वहाँ पर डॉक्टर ने उसे एक इंजेक्शन दिया। अब आप बताओ कि क्या कौन सा इंजेक्शन डॉक्टर ने उसे दिया है और क्यों दिया है। अब देखो, डॉक्टर ने जो उसे इंजेक्शन दिया गया है वो है रेडीमेड या फिर प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज, या आप ये कह सकते हो एंटी वेनम, वेनम के अगेंस्ट ऑलरेडी बनी हुई जो एंटीबॉडीज हैं वो दी गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, नेम द काइंड ऑफ इम्यूनिटी प्रोवाइडेड बाय दिस इंजेक्शन। ये कौन सी इम्यूनिटी हमें इस इंजेक्शन से फार्मर को मिली है। तो हम इम्यूनिटी में बेसिकली आपने दो टाइप पढ़े होंगे, एक इनेट इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी क्या है जो इनबोर्न है, और दूसरी एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो लाइफ टाइम में एक पर्सन एक्वायर करता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी हमने दो टाइप की पढ़ी है, एक एक्टिव और दूसरी पैसिव। पैसिव में हम क्या पढ़ते हैं कि रेडीमेड एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट की जाती है, और ये हम देखते हैं टेटनस के केस में कि एंटी टेटनस दिया जाता है और स्नेक वेनम के केस में। तो यहाँ आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, पैसिव इम्यूनिटी हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू ऑर्गेनिक फार्मर्स नॉट रिकमेंड कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ इंसेक्ट पेस्ट, एक्सप्लेन। जो ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं वो कंप्लीट इरेडिकेशन क्यों नहीं करना चाहते पेस्ट की। देखो, अगर हम पेस्ट की कंप्लीट इरेडिकेशन करते हैं तो कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ पेस्ट इज अनडिज़ायरेबल। क्यों है ये अनडिज़ायरेबल, क्योंकि इस पेस्ट के ऊपर जो दूसरे इंसेक्ट्स या पैरासाइट्स डिपेंड करते हैं धीरे धीरे वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, और ये हमारी इकोसिस्टम के लिए अच्छा नहीं है। यानी कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ पेस्ट इज अनडिज़ायरेबल बिकॉज विदाउट देम बेनिफिशियल इंसेक्ट्स या फिर प्रीडेटर इंसेक्ट्स, या आप ये कह सकते हो जो पैरासिटिक इंसेक्ट्स इसके ऊपर डिपेंडेंट है, विच डिपेंड अपॉन देम एज फूड और होस्ट विल नॉट सर्वाइव। इसीलिए हम इनको कंप्लीटली इरेडिकेट नहीं करना चाहते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी द डायग्राम ऑफ pyramid of biomass given below. Name the two standing crops that could be occupying level A and B in it. Name this type of pyramid and the ecosystem in which it is found. ये पिरामिड दिया गया है, इसे देखो तो ये पिरामिड हमें साफ पता चल रहा है कि ये क्या है, इन्वर्टेड पिरामिड है। इन्वर्टेड पिरामिड है, और इन्वर्टेड पिरामिड हमें यहाँ बताया हुआ है ये पिरामिड ऑफ बायोमास है। तो इन्वर्टेड पिरामिड बायोमास के केस में हम कहाँ देखते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम में देखते हैं। अब यहाँ लेवल ए क्या होगा, प्राइमरी प्रोड्यूसर। एक्वेटिक इकोसिस्टम में प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं फाइटो प्लैंकटन, और जो इनके ऊपर फीड करते हैं यानी प्राइमरी कंज्यूमर वो होते हैं हमारे पास जू प्लैंकटन। अब ये हमने समझ लिया, अब इसको आराम से प्रेजेंट करते हैं, आंसर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, नेम द टू स्टैंडिंग क्रॉप्स दैट कुड बी ऑक्यूपाइंग लेवल ए एंड बी। तो ए पर आप लिख दो जू प्लैंकटन, और बी पर आप लिख दो फाइटो प्लैंकटन।
इसके अलावा हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, नेम दिस टाइप ऑफ पिरामिड। पिरामिड कौन सा है ये? इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास। नेक्स्ट है द इकोसिस्टम इन विच इट इज फाउंड। ये हमें मिलता है एक्वेटिक इको सिस्टम। इसी के साथ हमारा सेक्शन बी खत्म होता है। सेक्शन सी में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो 3 मार्क्स के होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मोड ऑफ एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स टेकन बाय ह्यूमन फीमेल्स। मेंशन द स्केड्यूल टू बी फॉलोड फॉर इफेक्टिव आउटकम। अब देखो यहाँ पर हम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात करें, और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में भी आपने 2 तरह की पिल्स पढ़ी होंगी। एक तो नॉन स्टेरॉइडल जो CDRI लखनऊ ने डेवलप की थी, जिसको हम सहेली बोलते हैं, और ये वंस इन अ वीक पिल है। और दूसरी है हमारे पास स्टेरॉइडल यानी हार्मोनल। अब यहाँ हार्मोनल में भी 2 टाइप हैं, एक तो प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल और दूसरी है प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन। तो ये हमने पढ़ लिया कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के बारे में। अब इसका स्केड्यूल बताओ। तो इन टोटल 28 पिल्स होती हैं, जिसमें से 21 पिल्स और 7 पिल्स अलग होती हैं। ये 7 पिल्स तो क्या है, नॉर्मल फॉलिक एसिड वाली पिल्स, ठीक है। और ये जो 21 पिल्स हैं ये हार्मोनल हैं, यानी या तो ये प्रोजेस्ट्रॉन वाली होगी या प्रोजेस्ट्रॉन और ईस्ट्रोजन वाली होगी, है ना। तो क्या होता है कि जो फीमेल है उसको ये पिल डेली लेनी पड़ती है, और कब स्टार्ट करनी है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट 5 डेज में। तो जैसे ही 21 डेज ये पिल लेगी, ताकि उसकी आदत ना छूटे पिल्स लेने की, बाकी 7 डेज में क्या होगा, फॉलिक एसिड की पिल्स लेनी है, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं। पहले तो हम इसका मोड ऑफ एक्शन लिखते हैं। मोड ऑफ एक्शन क्या है, तो ये जो पिल्स होती हैं ये क्या करती हैं, ये इनिबिट करती हैं ओवुलेशन और इम्प्लांटेशन को, और ऑल्टर करती है सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी को, ताकि स्पर्म्स की एंट्री रिटार्ड हो सके। तो इसे लिखते हैं, दे इनिबिट ओवुलेशन एंड implantation and also alter the quality of cervical mucus। और क्यों करते हैं सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी को ऑल्टर? टू प्रिवेंट और रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म। फिर हमने इसका लिखना है स्केड्यूल। तो स्केड्यूल क्या है, तो स्केड्यूल है इसका, पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 days starting within first 5 days of menstrual cycle. After a gap of 7 days, it has to be repeated। यहाँ मैं इसे लिख रही हूँ इन सेम पैटर्न। और कब तक रिपीट करनी है, टिल द फीमेल डिज़ायर टू प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्शन। यानी कब तक ये पैटर्न फॉलो करना है, जब तक जो फीमेल है वो कॉन्ट्रासेप्शन प्रिवेंट करना चाहती है, यानी प्रेगनेंसी प्रिवेंट करना चाहती है। नेक्स्ट हमें बोला, नेम एंड राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइप ऑफ DNA दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक। तो ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास सैटेलाइट DNA। इसी को हम रिपीटेटिव
डीएनए बोलते हैं, या फिर इसी को हम वीएनटीआर वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब इनके करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? सबसे पहला फीचर तो ये है, डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन, ये किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते हैं। दूसरा क्या है? फॉर्म्स अ लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम, ये क्या है? ह्यूमन जीनोम का लार्ज पोर्शन फॉर्म करते हैं। और तीसरा है शोज हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म मतलब रिपीटिशन शो करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन 2 एप्लीकेशन ऑफ दिस टेक्निक। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की 2 एप्लीकेशन क्या है? सबसे पहले तो इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ पैटर्निटी टेस्टिंग इन केस ऑफ डिस्प्यूट, कहीं पर भी पैटर्निटी डिस्प्यूट हो तो उसको सॉल्व करने में, मतलब एक्चुअल में वो किसका बच्चा है ये जानने में हेल्प करते हैं। दूसरा, डिटरमाइनिंग पॉपुलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी, तो पॉपुलेशन और जेनेटिक डाइवर्सिटीज को डिटरमाइन करने के लिए हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय एस.एल. मिलर, तो एस.एल. मिलर ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था और उसका क्या सिग्निफिकेंस है। नेम द साइंटिस्ट हुज हाइपोथेसिस प्रॉम्प्टेड हिम टू कैरी आउट दिस एक्सपेरिमेंट, ये कौन से साइंटिस्ट थे जिनकी हाइपोथेसिस की वजह से एस.एल. मिलर जो थे वो मजबूर हुए थे ये एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डज मीटियोराइट एनालिसिस फेवर दिस हाइपोथेसिस, तो सबसे पहले तो पूछा गया है कि जो एस.एल. मिलर ने एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया था उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो एस.एल. मिलर ने केमिकल इवोल्यूशन के बारे में बताया था। इन्होंने बताया था कि कैसे अमाइनो एसिड और दूसरे केमिकल्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, यानी इन्होंने क्या शो किया था, फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड हिज थ्योरी प्रूव्स दैट formation of organic molecule from inorganic molecule, तो एस.एल. मिलर ने क्या किया था, इन्होंने केमिकल इवोल्यूशन के बारे में बताया था। इन्होंने बताया था कि जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ही बने हैं। फिर पूछा गया कौन से साइंटिस्ट हैं जिनकी हाइपोथेसिस ने इन्हें मजबूर किया था ये एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट करने के लिए, तो वो थे हमारे पास ओपेरिन एंड हर्ल्डिन। फिर क्या है, हाउ डज मीटियोराइट एनालिसिस फेवर दिस हाइपोथेसिस, जब हम मीटियोराइट का कंटेंट को एनालाइज करते हैं तो हमें सिमिलर कंपाउंड्स मिलते हैं, यानी ये बताते हैं कि स्पेस में सिमिलर तरह के इवेंट्स हो रहे हैं, सिमिलर तरह के प्रोसेसेस हो रहे हैं। तो इसे लिखेंगे, एनालिसिस ऑफ meteorite content also revealed similar compounds, और ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, दिस इंडिकेट्स दैट सिमिलर प्रोसेसेस आर अक्रिंग इन स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 25 में ABCDEF को बताना है क्या है। तो सबसे पहले हमें ह्यूमन डिसीज दिया हुआ है, उसको कॉजेटिव एजेंट और सिम्टम्स। सबसे पहले दिया गया है निमोनिया, तो निमोनिया किससे होता है, स्ट्रेप्टोकोकस से। इसके सिम्टम्स क्या हैं, तो सबसे पहला सिम्टम इसमें है फीवर, हेडेक, चिल्स, और सबसे इम्पोर्टेंट फीचर क्या है, ग्रेइश टू ब्लू कलर, किसका, नेल्स एंड लिप्स, दैट इज नेल्स एंड लिप्स टर्न ग्रेइश टू ब्लूइश इन कलर। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है टाइफाइड, तो टाइफाइड किससे होता है, एक बैक्टीरिया से जिसका नाम है सैल्मोनेला
टाइफीम्यूरियम। क्लियर। सिम्टम्स क्या है? हाई फीवर, वीकनेस, हेडेक और स्टमक पेन। थर्ड दिया गया है कॉमन कोल्ड जो कि राइनो वायरस से हो रहा है और इसके सिम्टम्स क्या हैं? सबसे पहला सिम्टम है नेज़ल डिस्चार्ज या फिर नेज़ल कंजेशन। उसके अलावा यहाँ पर हेडेक, सोर थ्रोट या फिर होर्सनेस, आवाज़ का भारी होना। नेक्स्ट है हमारे पास रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म के कॉजेटिव एजेंट क्या है? तो ये एक फंगस है, माइकोस्पोरम ट्राइकोफाइटोन या फिर एपिडर्मोफाइटोन। साफ साफ लिखते हैं थोड़ा। माइकोस्पोरम, दूसरा हमने बोला ट्राइकोफाइटन, तीसरा हमने यहाँ बोला है एपिडर्मोफाइटन। सिम्टम्स क्या है? ड्राई स्केली लेजन्स ऑन बॉडी पार्ट्स, रेडनेस एंड ईचिंग। थर्ड है हमारे पास एस्केरियासिस। पॉजिटिव एजेंट है एस्कैरिस और इसमें क्या होता है? इसके सिम्टम्स क्या हैं? तो इसके सिम्टम्स हैं इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर और सबसे इम्पोर्टेंट ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टिनल पैसेज। फिर हमारे पास एफ है। एफ में कॉजेटिव एजेंट दिया हुआ है एंटमीबा हिस्टोलाइटिका और जो सिम्टम्स हैं वो है कॉन्स्टिपेशन, क्रैम्प, स्टूल विद म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स। तो इसका जो डिसीज़ है वो है अमीबियासिस या फिर अमीबिक डाइसेंट्री। अब मैंने तो ये सब कुछ टेबल में ही फिल कर दिया है पर आप नीचे प्रॉपरली ABCD कर एक्सप्लेन करना। तो इसी तरह हमारा क्वेश्चन 25 भी हो जाता है और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में हमें बोला गया इन अ फैमिली द फादर, द डॉटर एंड द सन आर कलर ब्लाइंड। फादर कलर ब्लाइंड है मतलब डिसीज है यानी XCY में लिख सकती हूँ इसे। डॉटर कलर ब्लाइंड है मतलब नॉर्मल या कैरियर नहीं है तो XC और सन है वो भी कलर ब्लाइंड है यानी XCY। व्हेन मदर हैज़ नॉर्मल विजन। अब यहाँ सुनो, मदर के पास नॉर्मल विजन है मतलब मदर नॉर्मल भी हो सकती है और कैरियर भी हो सकती है पर डिसीज़ नहीं होगी। कैरियर में भी क्या होगा? उसके पास सिर्फ जीन प्रेजेंट है जो अगली जनरेशन में पास ऑन हो सकता है बट विजन उनकी नॉर्मल ही है। डू यू थिंक द सन एंड द डॉटर हैव इनहेरिटेड द डिसीज फ्रॉम देयर फादर। क्या सन और डॉटर ने सिर्फ अपने फादर से ही ये डिसीज इनहेरिट किया? वर्क आउट अ क्रॉस टू जस्टिफाई योर आंसर। अब देखो इसे, मदर की दो कंडीशन हो सकती है, या तो नॉर्मल यानी XX या फिर कैरियर XCX। डिसीज तो मदर हो ही नहीं सकती। तो हम क्या देख रहे हैं? क्रॉस बनाकर देखते हैं। लेट से हमने फादर और मदर लिया, मदर ली, फादर के लिए हमने XCY लिया और मदर को हम एक बार नॉर्मल लेते हैं XX लेते हैं। जब हम क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास आएगा XCX XCX XY और ये XY। अब देखो, अगर सिर्फ फादर डिसीज़ है और मदर नॉर्मल है तो जो सन है वो नॉर्मल है बट क्वेश्चन में तो ऐसी कंडीशन दी नहीं गई। और जो डॉटर्स हैं वो भी डिसीज नहीं है, वो क्या बन रही हैं? कैरियर्स बन रही हैं। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ फादर से ही इनहेरिट किया हो। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा नो, ओनली फादर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। फादर तो डॉटर को कैरियर बना सकते हैं अगर वो डिसीज हैं तो, और मदर अगर नॉर्मल है तो, और सन जो है वो उसमें नॉर्मल होंगे। तो ये क्रॉस तो पॉसिबल ही नहीं है यानी कि नॉट पॉसिबल, इसका आंसर तो नहीं हो जाएगा। दूसरा क्रॉस बनाकर देखते हैं। अब हम ले रहे हैं फादर को डिसीज़, फादर तो डिसीज़ ही बोले गए हैं XCY, और मदर को हम लेकर चल रहे हैं कैरियर XCX। अब क्रॉस बनाओ तो ये आ गया XCXC यानी ये डॉटर है और ये डिसीज़ है यानी कि कलर ब्लाइंड है। और दूसरा क्या है? XCX 50% चांसेस हैं कि जो डॉटर होगी वो कैरियर होगी।
जो सन होंगे वो XCY, और मतलब कि जो सन है वो तो क्या हो रहे हैं, कलर ब्लाइंड ही हो रहे हैं, यानी कि डिसीज। और यहाँ पर क्या है, XY, यानी 50% कंडीशन है, जो मेल होगा वो नॉर्मल होगा, यानी जो सन होगा वो नॉर्मल होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, नो सन इनहेरिटेड डिसीज फ्रॉम मदर। अगर ऐसा होता कि फादर से ही सन और डॉटर को डिसीज मिल रहा है, तो फादर का तो जो वाई है वो जा रहा है सन के पास, तो तब तो सन डिसीज ही नहीं होगा। तो यानी कि सन ने डिसीज कहाँ से इनहेरिट किया है, तो सन इनहेरिटेड डिसीज फ्रॉम मदर। और डॉटर ने कहाँ से इनहेरिट किया है, डॉटर ने अगर खाली फादर से इनहेरिट किया होता तो डॉटर कैरियर होती, यानी डॉटर इनहेरिटेड द डिसीज फ्रॉम बोथ पेरेंट्स, यानी जो फादर थे वो कलर ब्लाइंड थे और मदर थी वो कैरियर थी, तभी डॉटर डिसीज हुई है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर दोज विच हैव देयर DNA मैनिपुलेटेड or altered to express a foreign gene। ट्रांसजेनिक एनिमल्स कौन से हैं, जिनका DNA या जीन को ऑल्टर किया गया या फिर मैनिपुलेट किया गया। नेम द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ। फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ कौन सी है, तो ये है रोजी। एंड स्टेट इट्स इम्पोर्टेंस। तो रोजी काउ की क्या इंपॉर्टेंस है, इसके मिल्क में एक प्रोटीन है जिसको हम बोल रहे हैं अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन प्रोटीन, और ये इसके मिल्क में कितना मिल रहा है, तो लगभग 2.4 ग्राम पर लीटर। यानी ये जो रोजी काउ जो मिल्क दे रही है ये न्यूट्रिशनली काफ़ी बैलेंस्ड है। किसके लिए, ह्यूमन बेबीज़ के लिए, एज कंपेयर टू नेचुरल काउ मिल्क। तो ये हमारा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हो गया। जो ऑप्शन में क्वेश्चन दिया गया, नेम द कन्वेंशन फॉर नेमिंग इको R1। तो इको R1 की नेमिंग हमने कैसे की थी, इको R1 एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, इसमें से जो ई है यानी जो फर्स्ट वर्ड है वो जीनस का फर्स्ट वर्ड लिया गया। इको R1 हमने कौन से बैक्टीरिया से आइसोलेट किया है, तो वो है ई कोलाई, एस्चरेशिया कोलाई। तो ई तो क्या है, जीनस का ही फर्स्ट वर्ड। जो अगले दो वर्ड हैं वो स्पीसीज के दो वर्ड हैं, यानी स्पीसीज के नेम से लिए गए हैं। आर क्या है, स्ट्रेन है, और यहाँ पर जो रोमन नंबर दिया गया है वो है सीक्वेंस ऑफ आइसोलेशन। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विद द हेल्प ऑफ एन इलस्ट्रेशन ओनली शो द एक्शन ऑफ इको R1 ऑन DNA पॉली न्यूक्लियोटाइड। अब इसके लिए मैं एक काम करती हूँ, इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना और अगला क्वेश्चन हम चलते हैं आगे। ये हो नहीं रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको डिलीट कर देती हूँ यहाँ से, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला गया है कि इको R1 की वर्किंग बताओ, यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की वर्किंग बताओ। तो ये कैसे वर्क करते हैं, ये पहले DNA में रिकॉग्नाइज करते हैं एक 6 बेस पेयर के सीक्वेंस को, जिसको हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। पैलिंड्रोमिक मतलब जो आगे से और पीछे से सेम पढ़ा जा रहा है। तो यहाँ पर एक स्ट्रैंड पे एक स्ट्रैंड है मान लो 5 प्राइम से 3 प्राइम, और दूसरा एंटी पैरेलल 3 प्राइम से 5 प्राइम। तो पूरे DNA में जहाँ पर भी इन्हें ये 6 बेस पेयर दिखेंगे, और वो 6 बेस पेयर क्या है, GAATTC, यानी कि GAATTC, और नीचे वाले में क्या होगा, CTTAAG।
अब आप इसको इस डायरेक्शन में 5 प्राइम से 3 प्राइम पढ़ोगे तो GAATTC और नीचे GAATTC, इसको हम पैलेंड्रोम सीक्वेंस बोलते हैं। तो DNA के स्ट्रैंड में जहाँ भी इसे ये सीक्वेंस मिलेगा ये G और A के बीच में कट लगा देगा। इधर से AATTC सेपरेट हो जाएंगे और इधर से G, कुछ ऐसी कंडीशन हमें मिलेगी। और ये जो एंड्स होंगे इन एंड्स को हम बोलेंगे स्टिकी एंड्स या फिर ओवरहैंगिंग एंड्स। तो ऐसे वर्क करता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इसी के साथ जो हमारा 28 क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन हाउ इट इज इंश्योर्ड दैट ऑर्किड ओफायरस इज पॉलिनेटेड बाय अ स्पेसिफिक स्पीसीज ऑफ बी, डिस्क्राइब को इवोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल। अब हम ऑर्किड ओफायरस के केस में क्या देखते हैं, हम देखते हैं सेक्सुअल डिसीट, यानी कि हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ऑर्किड ओफायरस एम्प्लॉयज सेक्सुअल deceit to get pollinated by a species of bee. One petal of flower resembles with female bee in size, color एंड मार्किंग्स। अब ऑर्किड ओफायरस में क्या होता है, जो ऑर्किड ओफायरस है यहाँ पर सेक्सुअल डिसीट का केस देखा जाता है। डिसीट मतलब धोखा। अब जो बी है, जो बम्बल बी है, उसको ऐसा लगता है कि जो फ्लावर का पेटल है वो फीमेल बी जैसा है, मतलब वो फ्लावर का पेटल नहीं है, वो एक्चुअल में फीमेल बी है, और वो उसे कॉपुलेट करने के लिए जाता है। बदले में क्या होता है कि जो उसके पोलन ग्रेन्स हैं उसके ऊपर बी के ऊपर डस्टेड हो जाते हैं। अब जब बी दूसरे फ्लावर को कॉपुलेट करने जाता है तो वहाँ पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब एक्चुअल में यहाँ कॉपुलेशन तो नहीं हो रही है, इसलिए इसको सूडो कॉपुलेशन बोल रहे हैं, पर पॉलिनेशन हो रही है, इसलिए इसको सेक्सुअल डिसीट का भी केस बोल रहे हैं। मतलब कि जो मेल बी है वो अट्रैक्ट होगा, मेल बी अट्रैक्टेड एंड सूडो कॉपुलेट्स द फीमेल and gets dusted with pollen। अब मेल बी को तो ऐसा लग रहा है ये फ्लावर का पेटल नहीं है बल्कि ये फीमेल बी है, तो ये उसको सूडो कॉपुलेट करेगा और बदले में क्या होगा कि कॉपुलेशन तो नहीं होगा पर ये पोलन से डस्टेड हो जाएगा। व्हेन द सेम बी, अब जब ये सेम बी दूसरे फ्लावर को सूडो कॉपुलेट करेगा, सूडो कॉपुलेट विद अदर फ्लावर, इट ट्रांसफर्स द पोलन। तो जब ये दूसरे फ्लावर को सूडो कॉपुलेट करेगा तो पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो जाएंगे। नेक्स्ट है डिस्क्राइब को एवोल्यूशन विद दिस हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। इसी एग्जाम्पल के तहत आप को एवोल्यूशन भी बताओ। तो जैसे जैसे फीमेल बी का पैटर्न चेंज होता है इवोल्यूशन में, ऐसा देखा जाता है कि ये जो फ्लावर है ये भी को इवॉल्व करता है ताकि ये फीमेल बी के जैसा ही दिखता रहे और इसकी पॉलिनेशन होती जाए। तो आप क्या लिखोगे अगले क्वेश्चन में, इफ फीमेल बी पैटर्न चेंजेस ड्यूरिंग इवोल्यूशन, फीमेल बी का पैटर्न जब इवोल्यूशन के टाइम पे चेंज होगा, द फ्लावर नीड्स टू को इवॉल्व, फ्लावर को भी साथ साथ में को इवॉल्व होना पड़ेगा ताकि वो फीमेल बी से रिजेंबल करता है, टू रिजेंबल द फीमेल बी टू गेट पॉलिनेटेड। इसी के साथ हमारा सेक्शन सी भी खत्म होता है। सेक्शन डी में सिर्फ 2 क्वेश्चंस हैं जो कि 4 मार्क्स के हैं, यानी ये टोटल ये सेक्शन 8 मार्क्स का। तो सेक्शन बी में आपने पैसेज पढ़ना और आंसर देना। सबसे पहले लिखा हुआ है, isn't it incredible that India's land area is only 2.4% of world total land area, whereas its share global species diversity is an impressive 8.1। पूरे ग्लोब का सिर्फ 2.1% इंडिया के पास है, पर अगर स्पीसीज रिचनेस की बात करें तो लगभग 8.1% स्पीसीज रिचनेस इंडिया के पास है। However, in these estimates of species, prokaryotes do not figure anywhere।
इन एस्टिमेट्स में प्रोकैरियोट्स की तो बात ही नहीं की गई। बायोलॉजिस्ट आर ऑलवेज कीन ऑन कलेक्टिंग डाटा विद रिस्पेक्ट टू स्पीसीज डाइवर्सिटी। बायोलॉजिस्ट जो हैं वो हमेशा इंटरेस्ट दिखाते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी से रिलेटेड डाटा कलेक्ट करने में। द डाटा कलेक्टेड बेस्ड ऑन सर्वे कंडक्टेड for species richness of group of mammals in 3 different regions of the world is shown in bar graph। ये हमें बार ग्राफ दिया गया है जिसमें हमें 3 रीजन्स का डाटा बताया गया है। अब हमें बताना है वाई इज़ द स्पीसीज रिचनेस मिनिमम इन रीजन 1 ऑफ द बार ग्राफ। रीजन 1 में सबसे कम स्पीसीज रिचनेस क्यों है? तो आपने ये पढ़ा होगा बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में, जो ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं वहाँ पर स्पीसीज रिचनेस सबसे ज़्यादा होती है, और जो टेम्परेट एरियाज हैं कुछ रीजन्स की वजह से वहाँ स्पीसीज रिचनेस कम है। तो जरूर रीजन 1 क्या होगा? टेम्परेट रीजन होगा। अभी इसको हम राइट भी करेंगे। प्लांट एंड एनिमल्स डू नॉट हैव यूनिफॉर्म डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड बट रैदर शो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपने देखा होगा ग्लोब में यहाँ 0 डिग्री पे क्या है? इक्वेटर। और बाकी लैटिट्यूड्स भी बनाकर देख लेते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री साउथ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ 66.5 डिग्री पे टेम्परेट और नीचे भी टेम्परेट, और 90 डिग्री पे क्या है? पोल्स। तो जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाते जाओगे स्पीसीज रिचनेस घटती जाएंगी। मतलब जितने ज़्यादा जो डाइवर्सिटी है इक्वेटर और ट्रॉपिकल रीजन में दिखेगी उतनी हमें टेम्परेट और पोलर रीजन में नहीं दिखेगी। तो इसके पीछे का जो रीज़न है वो क्या है? लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, कि ये लैटिट्यूड्स पे डिपेंड करता है। जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं वहाँ पर स्पीसीज रिचनेस ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू टेम्परेट एंड पोलर। उसके बाद क्या है? वाई इज दिस दैट प्रोकैरियोट डू नॉट हैव एन एस्टिमेट नंबर ऑफ देयर स्पीसीज डाइवर्सिटी एज सीन इन प्लांट एंड एनिमल। हम प्लांट और एनिमल का तो एस्टिमेट नंबर बता देते हैं पर प्रोकैरियोट्स का क्यों नहीं बता सकते हैं? इसका आंसर तो सबसे पहले हम फर्स्ट आंसर लिखेंगे। वाई इज द स्पीसीज रिचनेस मैक्सिमम इन रीजन 3 ऑफ बार ग्राफ। मैक्सिमम क्यों है रीजन 3 में? तो देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, जो रीजन 3 है वो ज़रूर ट्रॉपिकल रीजन है, और ट्रॉपिकल रीजन इज़ लेस सीजनल, ज़्यादा सीजन्स यहाँ चेंज नहीं होते, विथ कॉन्स्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट। आप प्रिडिक्ट कर सकते हो यहाँ का एनवायरनमेंट, ठीक है। उसके बाद दूसरा रीज़न क्या है? मोर सोलर एनर्जी। जो ट्रॉपिकल और इक्वेटर रीजन है खासकर ट्रॉपिकल, यहाँ सोलर एनर्जी ज़्यादा है। मोर सोलर एनर्जी यानी कि मोर प्रोडक्टिविटी, हाई प्रोडक्टिविटी, और हाई प्रोडक्टिविटी यानी कि हायर डाइवर्सिटी, इसीलिए यहाँ डाइवर्सिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो रीजन 1 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स को, जो विच रिमेन रिलेटिवली अनडिस्टर्ब। ट्रॉपिकल रीजन्स अनडिस्टर्ब रहे हैं, यहाँ पर हमें कोई ग्लेशिएशंस देखने को नहीं मिली मिलियंस ऑफ ईयर में, इसीलिए यहाँ का जो इवोल्यूशनरी टाइम है वो लॉन्ग है, और इसीलिए यहाँ पर स्पीसीज डाइवर्सिटी भी ज़्यादा है, ठीक है। ये हमारा आंसर 1 हो गया। ऑप्शन में हमें दे रखा है मिनिमम क्यों है रीजन 1 में, तो इसका आंसर हम लिखेंगे और वाले क्वेश्चन का। जो रीजन 1 है वो है टेम्परेट रीजन, और टेम्परेट रीजन आर सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशंस। टेम्परेट रीजन में फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशंस देखी गई हैं, यानी ये बहुत बार उजड़कर बने हैं, और इसीलिए इनके पास लेस इवोल्यूशनरी टाइम था स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन के लिए। और तो हम देखते हैं जो टेम्परेट रीजन्स हैं ये ज़्यादा सीजनल है, यानी कि मोर सीजनल है विद लेस प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट, इसीलिए यहाँ स्पीसीज रिचनेस कम है। डन। क्वेश्चन नंबर बी है प्लांट्स एंड एनिमल्स डू नॉट हैव यूनिफॉर्म डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड बट शोज रेदर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मैंने आपको आंसर बता दिया, इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स, यानी ट्रॉपिक पे और इक्वेटर पे स्पीसीज रिचनेस ज़्यादा होगी, रीजंस हमने देख लिए, और टेम्परेट और पोल्स में कम होगी, यानी बी का आंसर आप लिखोगे
लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स। लास्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो पूछा गया है, वाई इज दैट प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव एस्टिमेटेड नंबर इन स्पीसीज डाइवर्सिटी एज सीन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, एक्सप्लेन। प्रोकैरियोट्स को हम क्यों नहीं वो कर सकते, एस्टिमेट कर सकते? तो ये एनसीईआरटी की लाइन है, कन्वेंशनल टेक्सोनोमिक मेथड, मतलब जो टेक्सोनोमिक मेथड्स हम अब तक यूज करते आए हैं वो सुटेबल नहीं है, आर नॉट सुटेबल फॉर आइडेंटिफाइंग माइक्रोबियल स्पीसीज। माइक्रोबियल स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने के लिए ये कन्वेंशनल टेक्सोनोमिक मेथड सुटेबल नहीं है। एंड मैनी सच स्पीसीज बहुत सारी प्रोकैरियोट्स की स्पीसीज ऐसी हैं जिसे हम लैब कंडीशंस में कल्चर नहीं कर सकते, आर नॉट कल्चरेबल। आप साथ साथ इसे लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, अंडर लैब कंडीशन। सेक्शन डी का लास्ट क्वेश्चन है, स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड शोज द स्टेप इन्वॉल्व इन प्रोसीजर ऑफ सिलेक्टिंग ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये हमें एक दिया हुआ है प्लाज्मेट, ये बेसिकली PBR, सॉरी एक सेकेंड, ये बेसिकली PBR 322 है। इसमें ये वाली जो साइट है ये है जीन फॉर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, यानी सिलेक्टेबल मार्कर दिया हुआ है यहाँ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस के लिए, और यहाँ पर एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस के लिए। अब हमने यहाँ एक फॉरेन पीस ऑफ DNA लाइगेट करवाया, यानी rDNA लाइगेट करवाया, तो ये जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है ये इनएक्टिव हो गया, यानी यहाँ पर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन देखी गई। ठीक है, मतलब जो बैक्टीरियाज हैं, जो कॉलोनीज हैं, जो पहले टेट्रासाइक्लिन की प्रेजेंस में भी ग्रो हो सकती थी क्योंकि उनके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन था, अब यहाँ rDNA लाइगेट करने की वजह से ये जीन खत्म हो चुका है, मतलब अब ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक मीडियम में ग्रो नहीं कर पाएंगे। अब ये हमें प्लेट दी हुई है जहाँ पर कॉलोनीज ग्रो हो रही हैं, तो पहले तो क्या है, कॉलोनीज 1 2 3 और 4। अब यहाँ आप देख रहे हो बाद में कि कॉलोनीज 1 2 3 तो ग्रो हो रही हैं पर 4 ग्रो नहीं हो रही, यानी यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जब हमने टेट्रासाइक्लिन मीडियम में उनको ग्रो करने की कोशिश की कि ये जो 4th कॉलोनी है ये यहाँ पर ग्रो नहीं हो पा रही, सर्वाइव नहीं कर पा रही। क्यों? इसका रीज़न क्या होगा कि ये ट्रांसफॉर्म्ड हो चुकी है, मतलब इसके यहाँ जो सिलेक्टेबल मार्कर था टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, यहाँ पर हमने एक पीस ऑफ DNA को लाइगेट कर दिया था तो ये इनएक्टिव हो चुका था, इसीलिए अब ये टेट्रासाइक्लिन मीडियम से रेजिस्टेंट नहीं है, अब ये उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, आइडेंटिफाई द कॉलोनी दैट हैज़ गॉट ट्रांसफॉर्म्ड, तो ये कॉलोनी क्या होगी 4, तो यहाँ पर आंसर आएगा कॉलोनी 4 इज ट्रांसफॉर्म्ड विद प्लाज्मिड कंटेनिंग रिकॉम्बिनेंट DNA एज दे विल नॉट शो रेजिस्टेंस टुवर्ड टेट्रासाइक्लिन। अब ये टेट्रासाइक्लिन के टुवर्ड्स रेजिस्टेंस नहीं शो कर रही है, मतलब टेट्रासाइक्लिन की प्रेजेंस में ये ग्रो नहीं हो सकती, तो यही क्या है हमारे पास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, what are the sites in a plasmid cold where ampicillin and tetracycline resistant genes are inserted, state their role in genetic engineering। जहाँ ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन और एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन को लाइगेट किया गया है, ये कौन सी साइट्स हैं? तो ये सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं, ये वो लोकेशंस हैं जहाँ पर हमने ये एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन को लाइगेट किया गया, इंटीग्रेट किया गया, और इनका बहुत क्रूशियल रोल है जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्योंकि ये डिफ्रेंशिएट करवाने में हेल्प करते हैं ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को, या फिर रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को। नेम द 2 एंजाइम्स प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन कौन से एंजाइम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? तो वो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लाइगेस, और साथ साथ यहाँ आप टैक पॉलीमरेज भी लिख सकते हो। फिर ऑप्शन में एक दिया हुआ है क्वेश्चन, स्टेट द रोल ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज इन इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। आई होप आपने इसके बारे में भी पढ़ रखा होगा, जो PUC8 प्लाज्मिड के केस में आप पढ़ते हो कि जहाँ LAG-Z जीन जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए कोड करता है, जिसकी वजह से कलर कॉलोनीज होती हैं, अगर वहाँ आप LAG-Z में कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट लाइगेट करवा दोगे तो वो LAG-Z जीन इनएक्टिवेट हो जाएगा, इसे हम इंसर्शनल इनएक्टिवेशन बोलेंगे, और जो रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज होंगी वो फिर कैसी होंगी? कलरलेस होंगी। तो इसकी एक्सप्लेनेशन हम पढ़ लेते हैं। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ जीन एनकोडिंग फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज विल लीड टू कलरलेस बैक्टीरियल कॉलोनीज, यानी ये रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट में
डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करेंगे। लास्ट सेक्शन है हमारे पास सेक्शन ई, जिसमें हम 3 क्वेश्चंस करेंगे विच आर 5 मार्क्स ईच। फर्स्ट है हमारे पास एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म। मेल गेमेटोफाइट की डेवलपमेंट यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में बताइए। फिर है ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ 3 सेल स्टेज ऑफ मेल गेमेटोफाइट। पहले इसी को करेंगे। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन किससे? माइक्रोस्पोर मदर सेल से। और ये किसके थ्रू होगी? मियोसिस यानी कि रिडक्शनल डिवीजन के थ्रू होगी। तो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है जो कि डिप्लॉयड है। इसमें मियोसिस 1 होगी जो कि रिडक्शनल डिवीजन है, जिसकी वजह से 2 माइक्रोस्पोर बनेंगे यानी कि हैप्लॉइड, जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे। मियोसिस 2 माइटोसिस की जैसी होती है यानी इक्वेशनल, मतलब अब सेल तो डिवाइड करेंगे पर क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे, मतलब 2 सेल से 4 सेल बन गए। इसे हम माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलेंगे, जो जुड़े पड़े हैं कैलोस एंजाइम से। मेच्योरिटी के टाइम में एक कैलेस एंजाइम आएगा जो इस कैलोस को तोड़ेगा और इन माइक्रोस्पोर्स को सेपरेट कर देगा। अब इस माइक्रोस्पोर में माइटोसिस होगी, अनइक्वल डिवीजन होगी और एक 2 सेल स्टेज बन जाएगी, जिसे हम पोलन ग्रेन बोल रहे हैं। छोटे वाला सेल जनरेटिव सेल और बड़े वाला वेजिटेटिव सेल। बाहर सबसे अंदर जो लेयर होगी वो होगी इंटाइन, जो कि सेलुलोज और पैक्टिन से बनी होगी। और बाहर जो लेयर होगी वो होगी एक्साइन, जो कि स्पोरोपोलिनिन से बनी होगी। स्पोरोपोलिनिन इस धरती पे मिलने वाला सबसे रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर है, जो किसी भी केमिकल अल्कली टेम्परेचर से डिग्रेड नहीं हो सकता। जहां पर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होगी उस अपर्चर को हम जर्म पोर बोलेंगे। इसी स्टेज को हम 2 सेल स्टेज बोलते हैं। 60% जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो 2 सेल स्टेज में ही शेड हो जाते हैं। सेकेंड हमसे पूछा गया है डायग्रामेटिक डायग्राम दो, मतलब हमें डायग्राम दिखाओ 3 सेल मेल गेमेटोफाइट का। तो ये 2 सेल स्टेज थी जब 60% एंजियोस्पर्म इसी में शेड हो जाते हैं। बाकी रेस्ट 40% में क्या होगा? जो जनरेटिव सेल है वो माइटोटिकली डिवाइड कर देगा और वहाँ 2 मेल गैमेट्स बन जाएंगे। तो ये क्या होगी? 3 सेल्ड स्टेज हो गई और बाकी 40% एंजियोस्पर्म इसी 3 सेल स्टेज में शेड हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ड्रॉ अ डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ ओवरी इन ह्यूमन फीमेल। ओवरी का डायग्रामेटिक व्यू दो और उसमें ब्लड वेसल्स, प्राइमरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल और ओवम को दिखाओ। तो हम बना लेते हैं इस डायग्राम को। ये हम ओवरी का डायग्राम बना रहे हैं। बाहर हमने एपिथेलियल सेल्स दिखा दिए, ये ऐसे पूरे इसमें होंगे। लेट्स से ये हम ब्लड वेसल्स दिखा रहे हैं। ये क्या है हमारे पास? ब्लड वेसल्स। इसको अच्छी तरह बनाते हैं। ये हम दिखा रहे हैं ब्लड वेसल्स। इसे लेबल कर देंगे। लेबलिंग 1 हमारी हो गई ब्लड वेसल्स। फिर हमारे पास हमने दिखाना है, फर्स्ट हो गया ब्लड वेसल, प्राइमरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल और ओवम। प्राइमरी फॉलिकल होगा ये ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर। ये हो गया हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल। ये प्राइमरी फॉलिकल आगे जाकर सेकेंडरी फॉलिकल बना देगा और इवेंचुअली क्या बनेगा? टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल का जो करेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो होता है एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिसको हम एंट्रम बोलते हैं। यानी एंट्रम, सॉरी लेट मी मेक इट क्लियरली, ये एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम। और यहाँ बाहर क्या हो गए? ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर्स। ये थोड़ा सा रफ बन रहा है, आप जब बनाओगे इसे थोड़ा क्लियर बनाना, ठीक है? तो ये हो गया हमारे पास टर्शरी फॉलिकल। ये हो गया सेकेंड लेबलिंग। ये थर्ड, ये कन्वर्ट होगा ग्राफियन फॉलिकल में और इवेंचुअली ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पीक पे होगा, LH पीक पे होगा और वहाँ से शेड होगा, मतलब वहाँ से रिलीज होगा ओव्यूलेशन के थ्रू ओवम। तो ये आपने ओवम दिखा दिया। ये अपनी क्या होगी? 4th लेबलिंग। तो ये क्वेश्चन भी हमारा डन। उसके बाद है एट विच स्टेज ऑफ लाइफ आर प्राइमरी फॉलिकल फॉर्म्ड इन अ ह्यूमन फीमेल। कब बनते हैं? तो ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे बनते हैं।
उसके बाद लास्ट यहाँ पर है एक्सप्लेन द इवेंट्स बोथ हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल दैट अकर एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन टिल द ऑनसेट ऑफ नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो क्या क्या चेंजेस होते हैं ओवुलेशन के टाइम पे। इस टाइम पर क्या होगा, बोथ LH एंड FSH अटेन अ पीक इन द मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पीक अटेन करेंगे। रैपिड सिक्रेशन ऑफ LH लीडिंग टू मैक्सिमम लेवल इज कोल्ड LH सर्ज। जब LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मैक्सिमम लेवल पे होगा तो उसको हम LH सर्ज बोलेंगे। विच इंड्यूस रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड कोज ओवुलेशन। इसकी वजह से ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा और ओवुलेशन होगी, यानी कि इवेंचुअली ओवम रिलीज होगा। ओव्यूलेटरी फेज इज फॉलोड बाय ल्यूटियल फेज। ओव्यूलेटरी फेज के बाद जो फेज होगा वो ल्यूटियल फेज होगा। इस टाइम पर क्या होगा, जो ग्राफियन फॉलिकल के बचे हुए पार्ट हैं वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होंगे। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्ट्रॉन सीक्रेट करता है और प्रोजेस्ट्रॉन एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट। प्रोजेस्ट्रॉन एंडोमेट्रियम को क्यों मेंटेन कर रहा है, ताकि फर्टिलाइजेशन हो और आगे इम्प्लांटेशन हो। जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगी तो इस कॉर्पस ल्यूटियम का प्रोजेस्ट्रॉन का कोई काम नहीं है, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो जाएगी। इसकी वजह से एंडोमेट्रियम भी मेंटेन नहीं रहेगी और अगली साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। स्टेबिलिटी एज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटीरियल वाज एविडेंस इन on in one of the very early experiments in genetics. Name the scientist and describe the experiment. State the conclusion he arrived. जेनेटिक मटेरियल की स्टेबिलिटी काफ़ी स्टार्टिंग में ही जो जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट हुए थे उसमें प्रूव कर दी गई थी। ये किस साइंटिस्ट ने की थी और क्या प्रोसेस था, तो ये ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट की बात करें। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या किया था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के 2 स्ट्रेन्स लिए थे और इसको इंजेक्ट कर दिया था माइस में। एक था आर स्ट्रेन जो कि रफ और नॉन वायरुलेंट था और दूसरा था एस स्ट्रेन जो कि स्मूथ और वायरुलेंट होगा। सबसे पहले इसने एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया माइस में, तो क्योंकि ये वायरुलेंट था तो माइस मर गया। फिर आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया माइस में, क्योंकि ये नॉन वायरुलेंट था तो माइस अलाइव रहा। फिर इसने एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया पर हीट किल्ड करके इंजेक्ट किया, तो इस केस में माइस अलाइव रहा, क्योंकि उसके बाहर की जो लेयर थी जिसकी वजह से वायरुलेंसी थी वो लेयर हट जाती है। फिर ये एक नया गेम खेलता है। ये क्या करता है, एस स्ट्रेन हीट किल्ड और साथ में आर स्ट्रेन लाइव को इंजेक्ट करता है। अब कायदे से तो माइस को जिंदा रहना चाहिए था, है ना, क्योंकि हीट किल्ड एस स्ट्रेन से भी माइस मरता नहीं है और आर स्ट्रेन से भी माइस मरता नहीं है, पर माइस मर जाता है। तो अब ये बहुत हैरान होता है और ये इस कंक्लूजन में आता है कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जो था वो ट्रांसफॉर्म्ड हो चुका है किसके द्वारा, हीट किल्ड एस स्ट्रेन से। और ये जो ट्रांसफॉर्म्ड प्रिंसिपल है जिसने हीट किल्ड एस स्ट्रेन को क्या लिखा है, ट्रांसफॉर्म्ड प्रिंसिपल ट्रांसफर्ड फ्रॉम हीट किल्ड एस स्ट्रेन एंड इनेबल आर स्ट्रेन टू सिंथेसाइज अ स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोट। जो ट्रांसफॉर्म्ड प्रिंसिपल है इसने क्या किया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन को क्या किया, मजबूर किया कि इसमें से कुछ ऐसा ट्रांसफ़र हुआ आर स्ट्रेन में जिसकी वजह से आर स्ट्रेन के बाहर एक पॉलीसेकेराइड का कोट आया और इसी की वजह से ये वायरुलेंट हुआ और माइस जो है मर गया। ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था ये जेनेटिक मटेरियल था। हालांकि ग्रिफिथ ये नहीं बता पाए थे कि ये जेनेटिक मटेरियल क्या है, पर इन्होंने ये कहा था हीट विच किल्ड बैक्टीरिया डिड नॉट डिस्ट्रॉय सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटीरियल विच शोज स्टेबिलिटी ऑफ जेनेटिक मटीरियल। अब इन्होंने ये कहा हीट किल्ड बैक्टीरिया जेनेटिक मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया था, यानी ये दिखाता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो स्टेबल है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेम एंड एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल सेल्स बट इज लॉस्ट इन कैंसर सेल्स। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो नॉर्मल सेल्स में तो है पर कैंसर सेल्स में नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी है, जो नॉर्मल सेल्स होते हैं इनके पास कॉन्टैक्ट इनिबिशन की प्रॉपर्टी होती है जो कि कैंसर सेल्स में नहीं है। नॉर्मल सेल्स जब दूसरे सेल्स के कांटेक्ट में आते हैं तो वो अपनी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ से बच जाते हैं, मतलब वो अनकंट्रोल्ड वे में ग्रो नहीं करते हैं। क्योंकि कैंसर क्या है, जब कोई भी सेल्स अनकंट्रोल्ड वे में ग्रो करेंगी, ट्यूमर फॉर्म कर देगी, उसी को हम कैंसर बोल रहे हैं। तो नॉर्मल सेल्स के पास तो ये प्रॉपर्टी होती है कॉन्टैक्ट इनिबिशन की, जिसकी वजह से वो अनकंट्रोल्ड वे में ग्रो नहीं होते। ऑल नॉर्मल ह्यूमन सेल्स हैव जीन्स दैट मे बिकम कैंसरस अंडर सर्टेन कंडीशन, नेम देन एंड एक्सप्लेन हाउ। सभी ह्यूमन सेल्स के पास ये टेंडेंसी है, ऐसे जीन्स हैं जो कुछ सर्टेन कंडीशन में कैंसरस बना सकते हैं इस सेल को। इन जीन्स को बताओ और ये कैसे काम करते हैं इसे एक्सप्लेन करो। तो इन जीन्स को हम सेलुलर ओन्कोजीन्स बोलते हैं या प्रोटो ओन्कोजीन्स बोलते हैं। ये कुछ सर्टेन कंडीशंस में ही
एक्टिवेट होते हैं, और जब ये एक्टिवेट होते हैं ये नॉर्मल सेल्स को ऑन्कोजेनिक यानी कि कैंसरस बना देते हैं। फिर स्टेट द रोल ऑफ फॉलोइंग टेक्निक्स। बायोप्सी या फिर हिस्टोपैथोलॉजी को हम क्यों यूज़ करते हैं? MRI यानी मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग को क्यों यूज़ करते हैं? तो बायोप्सी या हिस्टोपैथोलॉजी क्या है? A piece of suspected tissue cut into thin sections is stained and examined under microscope by pathologist for increased cell count. किसी भी बॉडी के पार्ट में जब ऐसा डाउट होता है कि कैंसर हो सकता है तो वहाँ से स्किन के पीस को लेते हैं, स्किन के मतलब टिश्यू लेते हैं बड़े थिन स्लाइस में, उसको स्टेन करते हैं और माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन करते हैं कि क्या यहाँ अनकंट्रोल्ड वे में ग्रोथ है। अगर अनकंट्रोल्ड वे में ग्रोथ होगी तो वहाँ कैंसर प्रेजेंट होगा। MRI क्या है? MRI इंटरनल ऑर्गन्स के कैंसर को डिटेक्ट करवाता है। अब यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करते हैं और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस को यूज़ करते हैं और ये देखते हैं कि लिविंग टिश्यू के अंदर कैसे चेंजेस हो रहे हैं, क्या वो कैंसरस है या नॉन कैंसरस है, इसे देखते हैं। ऑप्शन में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया गया है, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सीवेज आर जनरेटेड एवरी डे इन सिटीज़। काफ़ी लार्ज क्वांटिटीज़ में सिटीज़ में सीवरेज जनरेट होता है, टाउन्स में भी, एंड आर ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। इस सीवेज को हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट करते हैं ताकि ये लेस पोल्यूटिंग हो। ये फ्लो चार्ट दिया हुआ है, स्टडी द फ्लो डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन। प्राइमरी इफ्लुएंट पास इनटू लार्ज एरेशन टैंक, एफ्लुएंट पास इनटू सेटलिंग टैंक टू फॉर्म सेडिमेंट। अब पूछा गया है वाई इज प्राइमरी एफ्लुएंट पास इनटू लार्ज एरेशन टैंक। प्राइमरी एफ्लुएंट को हम लार्ज एरेशन टैंक में क्यों भेजते हैं? क्योंकि लार्ज एरेशन टैंक में एरोबिक माइक्रोब यानी फंजाई और बैक्टीरिया की ग्रोथ हो सकती है जिसको फ्लॉक बोलते हैं, और ये फ्लॉक्स क्या करते हैं, जो इस पानी का, इस गंदे पानी का मेजर ऑर्गेनिक मटेरियल है इसको कंज्यूम कर लेते हैं, और ये मतलब कि ये जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है इसको क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, मतलब पानी को साफ करने में हेल्प करते हैं। सेकंड बोला गया है व्हाट इज द सेडिमेंट फॉर्म्ड रेफर टू एज, मेंशन इट्स सिग्निफिकेंस। अब जो सेडिमेंट बनेगा उसे क्या बोलेंगे और उसका सिग्निफिकेंस बताओ। इसे हम बोलेंगे एक्टिवेटेड स्लज। इसे हम एरेशन टैंक में इनोक्यूलम की तरह यानी कि स्टार्टर की तरह यूज़ करते हैं। फिर क्या है, एक्सप्लेन द फाइनल स्टेप इन सेटलिंग टैंक बिफोर द ट्रीटेड एफ्लुएंट इज रिलीज्ड इनटू वाटर बॉडीज। फाइनल स्टेप हमारे पास क्या होगा कि ये जो बैक्टीरियल फ्लोक्स हैं इनको हम अलाउ करते हैं सेडिमेंट होने के लिए, सेटल डाउन होने के लिए। लास्ट क्वेश्चन है नेम एनी टू ऑर्गेनिजम्स यूज एज बायो फर्टिलाइजर्स। ऐसे दो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बता दो जो बायो फर्टिलाइजर्स की तरह यूज़ करते हैं, डिफरेंट किंगडम से बिलोंग करते हैं, और कैसे इसे बायो फर्टिलाइजर्स की तरह यूज़ किया जाता है। तो वो है, पहला तो है राइजोबियम जो कि एक बैक्टीरिया है जो कि लेग्यूमिनियस प्लांट की रूट्स के साथ सिम्बाइटिकली एसोसिएटेड रहता है और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, ठीक है, और ये प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। दूसरा है ग्लोमस जो कि एक फंजाई है, ये भी हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ सिम्बाइटिकली एसोसिएट रहता है और फॉस्फोरस प्रोवाइड करता है, तो ये भी एक बायो फर्टिलाइजर्स की तरह काम कर रहा है। एक और एग्जांपल हम पढ़ेंगे साइनोबैक्टीरिया यानी कि एनाबेना नोस्टोक और ओसिलेटोरिया का, जो सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर को ऐड करते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को, खास करके इनको हम पैडी फील्ड्स में देखते हैं, इंक्रीज करते हैं। इसी के साथ हमारा 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है वो पूरा हमने स्पीड में सॉल्व किया है। आई होप आपको ये समझ आया होगा और आपकी रिवीजन के लिए ये बेनिफिशियल होगा। इसी तरह से हम सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ डील करेंगे, साथ ही साथ CBSE ने जो सैम्पल पेपर्स निकाले हैं इसके साथ भी डील करेंगे। इसके अलावा जो चैनल है हमारा उसमें शॉर्ट वीडियोस प्रेजेंट है, मतलब जो लास्ट के 3 चैप्टर्स हैं अभी हमने उनको छोटे से वीडियो में कंक्लूड किया है क्विक रिवीजन के लिए। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट बायक्यूल्स। थैंक यू सो मच।